अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। आपको अपने वीलॉग में खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज के दिन हमारा एक ये खुसूसी वीलॉग है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले अपने एक वीलॉग के अंदर ये कहा था कि हम एक नया सिलसिला स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम आपके सवालात को लेंगे। तो आज इस ईद वाले दिन आप ही के सवालात को हम अपने साथ अपने इस प्रोग्राम के अंदर, अपने वीलॉग के अंदर शामिल करेंगे ताकि आपके साथ ये ईद मनाई जाए और आपके सवालों के जवाब जो हैं वो देने की हम कोशिश करेंगे। हमने मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो चूज़ किए हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको एक एक करके एड्रेस कर सकूं। पहला सवाल जो है वो इर्तिज़ा मलिक हैं लाहौर से। उन्होंने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि डू यू थिंक इफ़ डार बिकम्स फाइनेंस मिनिस्टर विल ही बी एबल टू हैंडल करंट सिचुएशन, कि अगर इसाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए तो क्या वो मौजूदा सूरत हाल को संभाल सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल में इसका जवाब देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसाक डार साहब जब पहले वज़ीर ख़जाना बने थे तो तेल की ये कीमतें नहीं थी जो उस वक्त हुआ करती थी मुस्लिम लीग नून के उस दौर में। मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में उस वक्त काफ़ी खुशकिस्मत थी कि उस वक्त तेल की कीमतें काफ़ी कम थी। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई $60 के आसपास उस वक्त तेल की कीमतें थी। अब तेल की कीमत जो है वो इस वक्त $100 के आसपास है। ठीक है, तो इसलिए आई डोंट नो कि वो डार साहब उस तरह परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। और दूसरी बात ये कि जब डार साहब आए थे तो डॉलर उस वक्त तकरीबन 95 रुपए का था। आज डॉलर जो है वो 205, 206, 207 रुपए तक हो चुका है। तो क्या वो आके कर सकते हैं या नहीं, मतलब ये सारे इफ्स एंड बट्स वाले जवाब हैं। सो इसलिए आई डोंट नो कि ये सब कुछ होता है या नहीं। लेकिन अगर ये हुआ, ये भी ज़हन में रखिएगा, अगर ये हुआ तो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले साल के अंदर अपना वज़ीर ख़जाना तब्दील करके पहला यू टर्न मारा था, तो नून लीग के माथे के ऊपर भी यही दबा लगेगा आके, ये ज़हन में रखिएगा। दूसरा सवाल जी मुजम्मिल जामरो साहब की जानिब से है। उनका ये कहना है, आई रियली लाइक योर अप्रोच, टू मी यू आर द मोस्ट अनबाइस्ड जर्नलिस्ट इन आवर कंट्री। आपका बहुत शुक्रिया। माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाई नोबडी क्वेश्चन पॉलिटिकल लीडर्स अबाउट देयर पार्टी चार्टर मंशूर। I think that's the only way of check for any party success. Secondly, why politicians give interview to their favorite anchor? I mean, it clearly shows all the questions are scripted. Why people are fed with lies and only lies. आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि जी मंशूर के साथ जो है वो क्यों हमारे सियासी रहनुमा साथ नहीं चलते। मेरा ख्याल में इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि सियासी जमातें एक्चुअली मंशूर को कोई अहमियत ही नहीं देती। उनके लिए वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जो इलेक्शन कैंपेन से पहले जो है वो आपने दिखा देना है और लोगों को वादे कर देने कि जनाब हम यूं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। ये लोग खुद बैठ के उसको कभी पढ़ते हैं। जब ये हुकूमतों में आ जाते हैं तो वो मंशूर जो है ना वो रद्दी की टोकरी में इन्होंने फेंका होता है। ये इसको बैठ के, और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो थोड़ा सा फिर भी काम शाम वगैरह कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निस्बतन मैं कहूँगा, मैं ओवरऑल तो नहीं कहूँगा, लेकिन निस्बतन ज़रा ह्यूमन राइट्स का ज़रा ख्याल रखने वाली जमात है, तो थोड़ा सा वो इस चीज़ का ध्यान रख लेते हैं। तो इस तरह मतलब मैं ये नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा, आपने कहा कि जी क्या वजह है कि सियासतदान जो हैं वो अपने फेवरेट एंकर्स को ही हमेशा इंटरव्यूज़ देते हैं। मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उनका एक कंफर्ट जोन होता है, चाहे वो, और ये सबके लिए, नून लीग हो या इमरान खान साहब हो, PTI हो, सारे कोशिश ये करते हैं कि हम अपने जिससे हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसके पास चले जाएँ। अलबत्ता कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो कभी कभी रास्ता भटक के, जिसे कहते हैं ना, भटकते हुए जो है वो किसी और तरफ निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने मुझे एक इंटरव्यू दिया और मेरी उसके बाद दोबारा उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो जो इंटरव्यू था वो आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल में उनकी आखिरी मेरी मुलाकात हुई तभी थी। नवाज शरीफ साहब ने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे तो नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब एक्चुअली तहरीक इत्तेमाद का वो सारा कुछ कर रहे थे तो उन्होंने बड़े लोगों को इंटरव्यूज़ दिए, 8-9 लोगों को इंटरव्यूज़ दिए, मुझे नहीं दिया। पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे क्यों नहीं दिया। तो कोई मसला नहीं, खैर है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई लीडर अगर कंफर्टेबल है वो दे उसको जाके। मैं इस पर एतराज़ नहीं करता, इस पर एतराज़ नहीं करता कि अगर इसको नहीं दिया या उसको नहीं दिया, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं है। एक और सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकीम मुनीर, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड आई लिव इन लाहौर। मेरा सवाल ये है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट को कोई रूल नहीं बनाने चाहिए कि कोई भी पॉलिटिशियन, न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर इनके खिलाफ बगैर सबूत के इल्ज़ामात ना लगा सके। और इस सिलसिले में क्या फेडरल गवर्नमेंट को बिल पास नहीं करना चाहिए या आर्मी को अपने रूल्स में तब्दीली करनी चाहिए। भाई मेरे ख्याल में ये फ़ौज के लिए नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए। ये जजेस के लिए भी होना चाहिए, ये सहाफ़ियों के लिए भी होना चाहिए, एक आम इंसान के लिए भी होना चाहिए कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम ना लगाएं। इसमें मैं तो कोई दो राय नहीं है ये। और ये सिर्फ फ़ौज के लिए क्यों हो,
एक आम इंसान की, मैं कहता हूँ एक सफ़ेद पोश शख्स है जो नौकरी करता है, उसकी भी उतनी इज्जत है भाई, उसके ऊपर भी क्यों इल्ज़ाम लगाया जाए? एम ही किसी को चोर डाकू लुटेरा कह देना या करप्ट कह देना, क्यों ये किया जाए? आपके पास सबूत हैं तब उसके बाद बैठ के इल्ज़ाम लगाएं। उसके बाद आगे अगला है जी, हेलो मंसूर सर, माय नेम इज संजय कुमार एंड आई एम फ्रॉम क्लीवलैंड ओहायो यूएसए। आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ व्लॉग्स एंड आई हैव वन क्वेश्चन। Majority of politicians are not permanent in single party and they move around after every election. Why they can't sit together and decide at least economic policies? Bangladesh independent from you, Pakistan 1971 and they are way ahead from us. Thank you. So basically इनका सवाल ये है कि जनाब सियासतदान अपनी पार्टियां क्यों तब्दील करते हैं? ये मैंने जिस तरह पहले सवाल का जवाब दिया था, जब सियासतदान जो है अपने मंशूर के साथ ही मुखलिस नहीं है तो उन्होंने पार्टियों के साथ कहाँ मुखलिस होना? वो जहाँ पे देखते हैं कि अगला इलेक्शन हम किसी की टिकट पे जीत जाते हैं, मैं सबकी तो मैं बात नहीं करूँगा लेकिन मेजॉरिटी इसी तरह ही है, तो वो यही कहते हैं हाँ यार यही ठीक है, यहीं से बैठ के जो है वो इलेक्शन लड़ लो। क्या पीटीआई, क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, ये छलांगे मारते रहते हैं बैठ के, और ये हकीकत है। और जब वो अपने ज़मीर के साथ मुखलिस नहीं है, अपने मंशूर के साथ मुखलिस नहीं है, तो फिर इस मुल्क के साथ उनकी कितनी को वो उनका खलूस कितना को होगा इस मुल्क के साथ। आगे उसके बाद वो कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वहीद फ्रॉम इस्लामाबाद। माय क्वेश्चन इज सिंस 2014 दिस रोड पॉलिटिक्स टेकिंग आवर कंट्री डाउन एंड डाउन, देयर शुड बी अ लॉ टू प्रोटेस्ट ओनली आउटसाइड द सिटी एंड नो रेगुलर प्रोटेस्ट और जलसाज। Every party can use social media, print media and electronic media to convey a message to the nation. Between political parties, there should be an arrangement to not cross the red line against each other. The opposition should speak against the government only in National Assembly, Province Assembly and media. No jalsa within the cities, no long marches. मैं आपकी बात से वैसे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि ये जलसे जुलसों की इजाज़त जो है ना कम से कम शहरी आबादियों में नहीं होनी चाहिए। इनको बाहर कोई जगह मुख्तस कर दें, लाहौर से बाहर, कराची से बाहर, इस्लामाबाद से बाहर, पेशावर से बाहर, वहाँ पे बैठ के करें। शहरों के अंदर आप जब ये करते हैं ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है, सिक्योरिटी कॉर्डन्स और ये सारी चीज़ें इसकी वजह से। दूसरी बात ये कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, इन जगहों के ऊपर बैठ के अगर अपनी तकरीरें करें तो सबसे पहले उसके लिए तो भाई इनको इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है कि एक्चुअली ये इन असम्बलियों को इंपॉर्टेंस भी दें। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा तो वक्त ज़ाया होता है, तो जब ये आपकी ज़हनी कैफियत ऐसी है कि आप ये समझते हैं आपका वक्त ज़ाया होता है, तो फिर आपने क्या तकरीरें करनी उधर आके। और हकीकत है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, आपने एक वीडियो डालनी है, हज़ारों लाखों लोग आपको देख लेंगे, उसके लिए वाकई जलसे करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जलसे करने जब जाते हैं तो अपनी जान को भी ख़तरे में डालते हैं। हकीकत तो ये है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर बात यह है कि जब आएगा इमरान, वो जो गाना लगेगा वो किस तरह लाओगे तुसी तो उसके लिए जलसों में वो, और फिर वो देखो देखो कौन आया, शेर आया, तो फिर गाने में समझे ना रंग जंग कलर शलर तो होता है ना फिर। उसके बाद अगला सवाल है जी मिस्टर भट्टी की जानिब से, मंसूर भाई प्लीज़ बुरा मत मनाइए बट मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन को आपस में फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। और एक और सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एहतिशाम रज़ा एंड आई एम फ्रॉम भावल नगर, तहसील फोर्ट अब्बास। सर मेरा सवाल ये है कि सहाफ़ी का असल काम क्या है और उसकी हद क्या है? सो बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी सहाफ़ी और सियासतदान को आपस में दोस्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, दोस्ती एक ऐसी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि आप ना चाहते हुए भी जो है वो कर जाते हैं, और अगर करना भी चाहें, ज़बरदस्ती करना चाहें तो नहीं होगी। ये दोस्ती एक ऐसी चीज़ है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, और मैं अपने बारे में चलें आपके साथ बात शेयर करता हूँ। मैं लाहौर से प्रोग्राम करता हूँ, मैं इस्लामाबाद से नहीं करता, मैं लाहौर से करता हूँ। मुझे इसका नुकसान भी होता है कि ज़ाहिर बात है मेरा इन पॉलिटिशियन से जाके फिजिकली इंटरेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन मुझे इसका एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि मैं इनके सोशल सर्कल से दूर रहता हूँ। मेरा इनसे खानों के ऊपर मुलाकातें होना, मीटिंग्स में मुलाकातें होना, ये बहुत कम होता है। और इसकी वजह से जब मैंने अपना तज्जिया देना होता है इन लोगों के हवाले से, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें नहीं होती कि यार मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, या रात को इसके साथ मैंने बैठ के खाना खाना है, या कल मेरे इसके घर पे इसने मुझे दावत दी हुई है तो मैंने वहाँ जाना है। कोई ऐसी चीज़ इनमें नहीं होती। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि चंद सियासतदान मेरे दोस्त नहीं हैं, वो बिल्कुल हैं, लेकिन उन सियासतदानों को इस बात का अच्छी तरह पता है कि मंसूर अली खान ने अगर आपके खिलाफ बात करनी होगी ना तो वो परवाह नहीं करेगा, वो बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। बल्कि मेरे दोस्त क्या, आप मेरे सगे रिश्तेदारों से जाके पूछ लीजिए, उनको भी इस बात का पता है कि यार मंसूर अली खान ने अगर हमारे खिलाफ अगर बात करनी हुई या हमारे खिलाफ इसके पास कोई स्टोरी आ गई, ये नहीं रुकेगा ये बंदा। तो अगर तो इस शर्त के साथ सियासतदान आपके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार है तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपकी दोस्ती ऐसी हो गई है कि वो आपके तज्जिए के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाए तो फिर भाई ऐसी दोस्ती से दूर ही हैं तो बेहतर है। और जो दूसरा सवाल था कि सहाफ़ी का असल काम क्या है, सहाफ़ी का असल काम है अपने दिल में किसी भी चीज़ को लेके सच को ओढ़ के
वो फीलिंग्स और वो जज्बा और वो तज्जिया आपके सामने रखे। कोई लगी लिपटी बात नहीं होनी चाहिए, कोई इसके अंदर इस बात का नहीं असर रसूख होना चाहिए कि जी इससे अगला माइंड कर जाएगा, अगला पता नहीं मेरा काम नहीं करेगा। ना आप उनसे काम करवाएं और ना आपके तज्जिए के अंदर कोई झोल आए। खुल के बात करें, कोई भी हो उसके बारे में खुल के बात करें। रिपोर्टिंग करें तो बिल्कुल फैक्चुअल करें, उसमें अपना ओपिनियन मत दें। और अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं तो फिर अपनी साइड खुल के बताएं। मेरे एक सीनियर ने मुझे एक दफ़ा ये बात कही थी कि अगर तुम्हारा ओपिनियन, अगर तुम्हें ये पेन पसंद है तो फिर उसके साथ खड़े हो जाओ और कोई परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है कि ये हरा है और सफ़ेद है, उसकी परवाह मत करो। और अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ये भी कहो कि मुझे नहीं पसंद और आप चाहे जो मर्जी कर लें, मैं इसको पसंद नहीं करूंगा। अपना ओपिनियन लोग आपसे क्लैरिटी सुनना चाहते हैं, लोग आपसे ये नहीं सुनना चाहते ये भी बहुत अच्छा है लेकिन ये भी बुरा नहीं है। नहीं, लोग आपसे क्लियर कट के बात पूछना चाहते हैं कि ये सही है या वो गलत है, ये खुल के बोलें। तो वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि शायद मैं हर दफ़ा ये इस कोशिश में कामयाब हो जाता हूँ, लेकिन जहन में एम यही होता है। उसके बाद एक और सवाल है जी, डेर मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मसूद अहमद फ्रॉम रावलपिंडी, जस्ट वन आस्किंग व्हाई ऑल टीवी चैनल सेलेक्ट शेख रशीद फॉर अ पॉलिटिकल एनालिसिस? 340+ एमएनएज और प्रोविंशियल एमपीज ऑफ पाकिस्तान आर ऑल टैलेंटेड एंड व्हाई ओनली रशीद? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। शेख रशीद साहब से मेरा इंटरव्यू हुए हुए को मेरे ख्याल में 4 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैंने 4 साल हो गए उनका इंटरव्यू नहीं किया। अच्छा, पहले तो मैंने नहीं किया, अब वो मुझे भी इंटरव्यू नहीं देना चाहते। शायद इसकी वजह है कि वो नाराज़ हो गए या उनको जहन में है कि यार ये बड़े पुट्ठे सवाल करता है, पता नहीं बात किधर ले जाए। जबकि मैंने शेख रशीद साहब को और बड़े चैनलों पे जाते देखा है। खैर ARY पे तो जाते ही जाते हैं, उनको पसंद है, लेकिन इसके अलावा और बड़े चैनलों पे मैंने जाते देखा है। पता नहीं मेरे पास नहीं आ रहे। तो अच्छा, अब आपने, लेकिन आपका सवाल था कि जी उनको ही क्यों बुलाया जाता है? मेरा ख्याल में इसकी रीज़न ये है कि शेख साहब वो जो मिर्च मसाले लगा के अपनी बातें करते हैं ना, लोग ज़रा उसको एंजॉय करते हैं। कुछ लोग उसको कॉमेडी के तौर पे देखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शेख साहब जो है बहुत बड़े सियासतदान हैं और बड़ी गहरी बातें करते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं समझता। तो लोगों को पसंद है। अब वही जिस तरह मैंने पहले कहा था कि दोस्ती आपकी मर्जी से नहीं होती। अगर आपका दिल करेगा तो दोस्ती हो जाएगी, नहीं करेगा तो नहीं है। शेख साहब की बातें भी अगर किसी को पसंद है तो पसंद है। आप उनको लाख समझा लें, वो कहेंगे यार सानू शेख रशीद पसंद है, तो वो देखेंगे, आप क्या कर सकते हैं उसका। उसके बाद अगला सवाल है जी, विच पार्टी यू वोटेड फॉर इन 2018? सही बात है, इसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि आपने जिसको भी वोट किया हो, ये बात जो है ये कभी भी इसको पब्लिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन वोट ज़रूर देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ वोट ज़रूर दीजिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ये भी बताना है कि जनाब आपने किसको वोट दिया था। और बतौर एक सहाफ़ी ये भी बल्कि साथ ही मैं बात ऐड कर दूँ, ये आपको एक सहाफ़ी का काम भी नहीं है कि आपको बताए कि आप इसको जाके वोट दें। ये भी आपका काम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल एक हो रहा था कि सहाफ़ी की क्या हद है, सहाफ़ी की ये हद है कि हमारा काम नहीं है हम आपको बताएं कि आपने किसको वोट देना है। मैं आपको ये बता दूंगा जनाब, ये इसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है, इसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है, इसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है। आगे जाके फैसला आप खुद करें, आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम नहीं है आपको कन्विंस। यहाँ पे जो सहाफ़ी बैठ के किसी भी सियासी जमात का मुजाहिद बन जाता है या उसका वॉलंटियर बन जाता है और बस जी मेरा तो जीना मरना आज से फलां पार्टी के लिए है, आई एम सॉरी, वो सहाफ़त नहीं है, वो बेसिकली आप उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। उसके बाद एक और सवाल था जी, सर प्लीज़ लेट अस नो द रीज़न बिहाइंड योर लीविंग एक्सप्रेस। मेरा एक्सप्रेस छोड़ने का जो एक रीज़न थी, मुझे एक तो ये लगा कि बहुत ज़्यादा मोनोटनी हो चुकी है। मैं एक ही चीज़ जो है पिछले 6 साल से मैं कर रहा था और मुझे उसके अंदर कोई जिद्दत नज़र नहीं आ रही थी, एक बात। दूसरी बात ये कि जो वीकेंड स्लॉट था, मुझे ये लग रहा था कि, और मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं उससे बेहतर तरीके से मैं वो स्लॉट कर सकता हूँ। तो एक रीज़न ये भी थी। और तीसरी बात ये कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे एक्सप्रेस के साथ कोई प्रॉब्लम थी। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल चैनल। मेरा ख्याल में एक्सप्रेस ने मुझे मुकाम दिया है, मुझे इज़्ज़त दी है और मैं कभी भी जो है इस चीज़ को भुला नहीं सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे आज़ादी मिली काम करने की वहाँ पे। एक्सप्रेस न्यूज़ के जो ओनर हैं सुल्तान लखानी साहब, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। तो और कोई ऐसी बात, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो एक बैड नोट के ऊपर कोई लहदगी होना, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। और हो सकता है ज़िंदगी में आगे चल के फिर कभी एक्सप्रेस के अंदर काम करने का दोबारा मौका मिले,
तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ मेरे ख्याल में मैं ये चाहता था कि ज़िंदगी के अंदर अब कोई चेंज आना चाहिए। और कभी कभार मुझे ये फील होता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार करते जाएं ना, तो शायद आपकी कारकर्दगी भी जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ी सी तब्दीली करें तो फिर आपको तगदौ करनी पड़ती है, आपके अंदर एक मेहनत करने का, एक नई चीज़ लाने की आपकी एबिलिटी दोबारा उजागर होती है। तो शायद मैंने इसलिए उस नज़रिए से मैंने किया है। एक्सप्रेस के अंदर मैंने तकरीबन उतना ही टाइम गुजारा है जितना मैंने जियो के अंदर गुजारा था। वहाँ पे भी मैंने 6 साल गुजारे थे और इधर भी तकरीबन 5.25 साल, 3 महीने का सिर्फ फ़र्क है, मैंने इतना टाइम गुजारा है। सो एक्सप्रेस को मैं आज भी अपना दूसरा घर ही समझता हूँ, मेरा उनसे कोई दूरी नहीं है। उसके बाद एक और सवाल है जी, मंसूर साहब, आई ऑलवेज वॉच योर ब्लॉग्स कीनली, congrats to you for taking questions from your subscriber. Sir, my question is, Imran Khan spread polarization in whole Pakistan. Any law for it in Pakistan to take action to those who do that? Can Muslim leaders are allowed to say lies to nation? Any law against the lies in Pakistan? ये उन्होंने कहा है। तो भाई बात ये है कि डेफेमेशन की आप बात कर रहे हैं, तो काश हमारे यहाँ डेफेमेशन के लॉज जो हैं इतने तगड़े होते कि कोई इस किस्म के फजूल किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे पे ना लगा सकता होता, तो आज यकीन कीजिए पाकिस्तान बहुत बेहतर मुल्क होता। मैं ये बिल्कुल आपको बता दूँ। और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, मैं ये सबके लिए बात कर रहा हूँ, दीगर सियासतदानों के लिए भी बात कर रहा हूँ। ये जो बिला वजह के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, अगर इनको डेफेमेशन के केसेस का सामना होना तो यकीन कीजिए कि बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएँ। लेकिन हमारे यहाँ उन लॉज को इतना ढीला छोड़ा हुआ है कि जिसका जो दिल करता है वो एक दूसरे पे जो मर्जी चाहे इल्ज़ामात लगा देता है। तो ये सूरत हाल थी। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके कुछ और सवालात भी लेंगे। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।